इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? शहरयार ने करीब 40 बरस पहले महानगरीय जीवन की भागदौड़ पर ये लाइन कही थी, ये सवाल पूछा था। लेकिन आज भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है हर शख्स, हर शहर, लगभग हर देश पर। आलम यह है कि बात शहर से बढ़कर अब देश तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। एक सर्वे की माने तो भारत में लगभग 90% लोग तनाव का शिकार हैं, जबकि अगर वैश्विक औसत को देखें तो लगभग करीब 86% लोग तनाव का शिकार हैं। और आधुनिक जीवन शैली भले ही पहले के जमाने में आसान दिखे, लेकिन इसने हमें खूब तनाव दिया है समय के साथ। तो आज अगर आप खुद या आपका कोई अपना या दोस्त तनाव की समस्या से जूझ रहा है तो हम बनेंगे आपके दोस्त। अपनी समस्या, अपने सवाल हमसे कीजिए साझा, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि जुड़ी हुई हैं, जो कि एचओडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, डॉक्टर आलम हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषि। मेरे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा हैं, सीएमओ होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर श्वेता माता भी मौजूद हैं स्टूडियो में, रिसर्च ऑफिसर हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ये तीनों मेहमान आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है तनाव और स्ट्रेस को लेकर, उसका जवाब आपको देंगे। अपनी समस्या हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस से दूर रहना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन सा है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे तनाव ना होता हो। तनाव का होना एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन हद के बाहर तनाव का जाना खतरनाक हो सकता है। जब यही तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करने लगता है, तब समस्या गंभीर होने लगती है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तनाव ना होता हो। कम मात्रा में तनाव या स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर यही स्ट्रेस बार बार होने लगे तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस में तब्दील हो सकता है। आज के दौर में एक सीमा से ज्यादा तनाव हमें लगातार बीमार कर रहा है। अगर तनाव का ये दौर लंबा चलता है तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर होने लगता है, जिससे डायबिटीज, दिल की बीमारी, अल्सर समेत तमाम मानसिक समस्याएं जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। तनाव का ही नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तनाव या कहीं स्ट्रेस एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही से काम करने और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में अक्षम हो जाता है, और यही तनाव की स्थिति कही जा सकती है। कुछ लोगों में तनाव की खास वजह होती है और कुछ लोगों में कोई खास वजह नहीं भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तनाव को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। फोन नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, और 3 विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर ऋषि, शुरुआत आपसे ही करूंगी। थोड़ा सा हमें समझाइए कि तनाव क्या होता है, और जब हम अच्छा तनाव और बुरा तनाव की बात करते हैं तो क्या ये सही है कि तनाव भी अच्छा और बुरा हो सकता है? बिल्कुल। पॉजिटिव स्ट्रेस लेना, एक एंजाइटी का जैसे बना रहना काफ़ी सारे कामों के लिए ज़रूरी है। हमें वो प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो उसी तरह से अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो हम बहुत ढीले पड़ जाएंगे, किसी कामकाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि हमें बिल्कुल लाइफ में स्ट्रेस लेना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। हाँ, बट वो स्ट्रेस हार्मफुल जब होता है जब वो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो, जिसे हम कोप ना कर पाएँ, राइट। तो जब अपने आप में स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सोचकर हमें ये परेशान नहीं होना है कि अरे ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है मेरी ज़िंदगी में, मैं इससे कैसे जूझूं, क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है स्ट्रेस को लेकर। हो सकता है जो मेरी नज़र में कोई सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है वो आपकी नज़र में ना हो। तो बेसिकली ये हमारे नज़रिए के ऊपर है, और उसी नज़रिए के बेसिस पर हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ काम करती हैं। जब हम हार जाते हैं कि हम इससे नहीं कोप कर सकते, हम निराश हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, और हम क्या होता है कि माल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर और स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे मानसिक रोग भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उन सब की जड़ है स्ट्रेस। तो इसको हमें, और शारीरिक समस्याओं की भी,
तो चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, किसी भी रोग में स्ट्रेस का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ज़रूरी है, कितने अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को हमें रखना है और बाकी को हमें लेट गो कर देना है, और जिसको हमें अच्छे से मैनेज करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर आयु के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम मानसिक रोगों से बच सकें, शारीरिक रोग से बच सकें, एक अच्छी हेल्थ के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। बिल्कुल। तो कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अशोक शर्मा, स्ट्रेस की बात करें, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप मेट्रो पकड़ रहे हैं या आपको कैब लेनी है, किसे टेक्स्ट करना है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचानी है, गलत मेट्रो में चढ़ गए तो भी तुरंत आप सही मेट्रो लेते हैं, सब चीज़ें मैनेज करते हुए चलते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस है जो आपको सही रिस्पॉन्स करने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता दिखाती है। तो मैं वही समझना चाहूँगी कि ये स्ट्रेस, और ये कैसे समझें कि ये जो स्ट्रेस है ये पॉजिटिव है और इस लेवल तक पॉजिटिव है और इसके बाद ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। देखिए, पहले मैं ये बात करूं, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा का दौर है और हर आदमी आगे बढ़ना चाह रहा है। उस आगे बढ़ने में जो हमारा सहायक है वो हमारा शरीर है। तो कहाँ तक हम इस शरीर को जोर डाल सकते हैं, और जहाँ तक हम स्ट्रेस या तनाव की बात करते हैं, एक वर्ड है लैटिन वर्ड एसेंचस। एसेंचस का मतलब है सिकुड़ जाना, कंस्ट्रिक्शन। तो हम कहाँ तक अपने शरीर के ऊपर जोर डाल रहे हैं इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। जैसे आपने कहा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, सुबह उठना, बच्चे को तैयार करना, खुद तैयार होना, मेट्रो पकड़ना, इधर जाना उधर जाना, मल्टीपल एक्टिविटीज़ से हम लोग घिरे हुए हैं। लेकिन ये सब हम किसके द्वारा कार्यान्वित हो रहा है? ये है हमारा शरीर। अब हम उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को इजाद पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कितना अपने ऊपर जोर डालें और कितना ना डालें। क्योंकि जब तक देखिए हमारा शरीर थकता नहीं है, जब तक हमें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती है, तब तक हम इस शरीर को खींचते ही जाते हैं, खींचते ही जाते हैं, खींचते जाते हैं। उस खिंचाव की एक क्षमता है जो कि एक विद इन लिमिट्स है, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रेस या अचीवेबल स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब वो लिमिट पूरी होने लगेगी तो वो स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है, और वो स्ट्रेनस सिचुएशन भी मान लीजिए और आगे बढ़ गई, हम 2 स्टेप और बढ़ गए, हम उसको इग्नोर करते गए। क्योंकि मैंने क्या कहा, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, थकना मना है। हर आदमी यदि नहीं भाग रहा है तो दूसरा उसको धक्का दे रहा है, और वो नहीं धक्का खा रहा है तो वो अपने को पिछड़ा हुआ पाता है। ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसी वर्किंग लेडीज़ हैं, ऐसी वर्किंग इन्वायरमेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इस तरह के हैवॉक्स खड़े हैं हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे समाज में, जो कि हमारे लिए तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन उस तनाव को हम कैसे झेलते हैं? अपने रिसोर्सेज के द्वारा, अपने शारीरिक रिसोर्सेज के द्वारा, अपने मानसिक रिसोर्सेज के द्वारा, अपने सामाजिक रिसोर्सेज के द्वारा। एक बच्चा है, उसको किस तरह से एजुकेशन में आगे जाना है। एक हम है, मान लीजिए हमारे अंदर कुछ एस्पिरेशंस हैं, हमको किस तरह से उनको अचीव करना है। लेकिन मेरे साथ और चीज़ें भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर्स हो सकते हैं मेरी अचीवमेंट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि यदि मेरे को एक लॉजिकल वे में उसको चल रहा है, तो मेरे को अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा कि मेरे शरीर में इतनी ही क्षमता है, मैं 10 किलो वजन ही उठा सकता हूँ, और वो भी इतने समय के लिए। यदि मैंने 2 किलो वजन भी उठाया अपनी क्षमता से आगे, तो समझ लीजिए मैं तनावग्रस्त हो जाऊंगा। तनावपूर्ण होना कोई नुकसानदायक नहीं है, इट्स ए पॉजिटिव साइन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन तनावग्रस्त होना और तनाव के कारण एक बर्नट आउट स्टेज में चले जाए, जैसे एक माचिस की तीली जला लीजिए। तीली जब तक जल रही है, जल रही है, जल रही है, जल रही है, एंड में जाके जब वो हमारे हाथ को जलाती है, तब हमें पता लगता है वो वहाँ से जलने से और हमारे हाथ तक पहुँचने में उस आग को जो हमारा ड्यूरेशन है, वो हमारा तनावग्रस्त पीरियड है। बिल्कुल। 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल सिंह ने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है, और साथ ही पंकज जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह जी, पहले आपका सवाल ले लेते हैं। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है? गोपाल जी, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए। जितने भी हमारे कॉलर्स हैं, जो भी दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जब भी हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। हमारी आवाज़ भी वो बेहतर सुन पाएंगे और उनकी आवाज़ भी हम तक सही तरह से पहुंचेगी। गोपाल जी, टीवी की आवाज़ कम कीजिए और हमसे सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मतलब 7-8 दिन पहले मेरा बाईपास हुआ है, तो लोगों का कहना है कि आप स्ट्रेस मत लो, तनाव मत लो। तो ये तो आज जैसे कि मेरी उम्र अभी 54-55 साल उम्र है, तो मेरे को तो काम करना ही है और मतलब प्राइवेट जॉब है, तो ऐसे में हम तनाव से कैसे नियंत्रित करके अपनी दिनचर्या को कैसे ठीक रख के काम कर सकते हैं, वो ठीक है, तो उसमें मैं आप थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। ठीक है गोपाल जी, आप कार्यक्रम में बने रहिए, आपके सवाल का जवाब मैं अभी थोड़ी देर में विशेषज्ञों से लूंगी। पंकज सिंह भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पंकज जी धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र अब 68 वर्ष हो गई है जी। रिटायरमेंट हुए 8 साल हो गए, 60 साल में रिटायर हुआ था। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, वो इसी शहर में अपने मायके में रहती है जहाँ उसके 3 भाई हैं और उनका परिवार है। मैं अकेला अपने घर में रहता हूँ। तो वो पैसे भी करीब 85 लाख रुपए उसने अपने नाम करा लिए हैं और वो जो है 10 दिन में एक बार खाना दे देती है हमारे जाने से जी, और जी। कोई संबंध नहीं रखती है। ठीक है, तो इस वजह से आप तनाव में हैं। जी पंकज जी, आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे। डॉक्टर ऋषि, पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, गोपाल सिंह की अगर समस्या देखें तो वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है और इस वजह से उन्हें लगता है, लोग कहते हैं तनाव ना लें लेकिन तनाव होता है। ऐसे लोग क्या करें जिन्हें कोई ना कोई शारीरिक बीमारी ऐसी है और उस वजह से तनाव होता है? बिल्कुल सही कहा। क्रॉनिक फिजिकल इलनेस की वजह से अक्सर लोगों में तनाव बना रहता है, तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी उम्र कम है, आगे ज़िंदगी में जॉब भी ज़्यादा टाइम तक करनी है और प्राइवेट जॉब में है, तो जॉब से रिलेटेड भी तनाव उन पर बना रहेगा। तो ऐसे में हर व्यक्ति को ये समझने की ज़रूरत है कि किसी की भी लाइफ टोटली तनाव फ्री तो संभव ही नहीं है आजकल के युग में। जब हम तनाव की भी बात करते हैं तो तनाव भी बहुत तरह के होते हैं। तो एक होता है जो हम डेली हैसल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, आई थिंक इनका कोई क्रॉनिक स्ट्रेसर नहीं है ज़िंदगी में। क्रॉनिक स्ट्रेसर्स में क्या होता है, किसी की नौकरी चली गई, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो ये एक अलग तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं। लेकिन जो डेली हैसल्स हैं, रोज़ाना के कामकाज से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, आई थिंक वो बहुत कॉमन सभी लोगों के लिए है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है और सभी लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझें कि हमको किस तरह से, हाउ वी नीड टू टेक अ चार्ज ऑफ एवरीथिंग अराउंड। ठीक है, सबसे पहले आप अपने इन्वायरमेंट पर आ जाइए। अपने इन्वायरमेंट को हम कैसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमें स्ट्रेस ना हो। अपने शेड्यूल को टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव कंट्रोल ओवर अवर थॉट्स एंड इमोशंस। ठीक है, हम हमारे इमोशंस और थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसा कि हमने कहा कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि स्ट्रेसर ज़िंदगी में ना आए। तनाव आएगा, हर दिन नए तरह का तनाव होगा और कुछ ऑनगोइंग तनाव भी होता है, बट ये हमारे बस में है कि हम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू बाकी चीज़ों पर कैसे अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करें। अब जैसे अगर आपने कहा कि आप प्राइवेट जॉब में हैं, जॉब से रिलेटेड भी है, तो आई थिंक वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी में, टाइम मैनेज कितने अच्छे से कर पाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन कर रहे हैं और कोई नशा वगैरह इन सब चीज़ों का सेवन ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं, तो इन सब को, अपने लाइफस्टाइल को, और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप काफ़ी हद तक तनाव से वैसे ही मुक्त रह जाते हैं। ज़्यादा 70 to 80% लोगों को हमने देखा है, जब वो अपने एक्टिविटी शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं तो काफ़ी हद तक उनका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए 4 A's आप लोग हमेशा लाइफ में याद रखिए कि एक है अवॉइडेंस, किसको आप अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड द स्ट्रेसर, ऑल्टर द स्ट्रेसर, अडेप्ट टू स्ट्रेसर और एक्सेप्ट द स्ट्रेसर। कुछ चीज़ें हैं उनको ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। कुछ सिचुएशंस, कुछ टॉपिक्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अननेसेसरी बात करके या मिलकर आपको स्ट्रेस होता है, और उतना ज़रूरी नहीं है उन टॉपिक्स पे बात करना या उन लोगों से मिलना, आप इजीली उनको अवॉइड कर सकते हैं। कहाँ पर आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपने नज़रिए को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें अडेप्ट करना होता है और हम सिचुएशन को चेंज भी कर सकते हैं जी, अपने स्किल्स के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू,
राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखेंगे तो बहुत आराम से हम उसको टैकल कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता माता, आयुर्वेद तनाव को लेकर, स्ट्रेस को लेकर क्या कहता है? बिल्कुल, एक आयुर्वेद विशेषज्ञ होने के नाते मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में आज से हज़ारों साल पहले भी जितना शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया। क्योंकि जब तक हमारे पास मानसिक और इमोशनल स्वास्थ्य नहीं है, हम कभी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। इसके लिए हमें आचार्य सुश्रुत ने जब डेफिनेशन दी स्वस्थ की, तो उन्होंने कहा प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन। इतने वर्ड में उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्थ भी कवर कर ली और इमोशनल मेंटल हेल्थ भी कवर कर ली। इसके अलावा हमारे और भी जो रेफरेंस हैं, जैसे कि कहा है कि विषादो रोग वर्धना नाम, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो कोई भी बीमारी बढ़ती है। यानी कि विषादो यानी कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बीमारी को बढ़ाता है। जैसे किसी का भी डायबिटीज़ होगा तो वो ट्रिगर करेगा, थायराइड ट्रिगर होगा, या फिर बीपी है वो बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे आयुर्वेद में वर्णन की गई थी। और इसके कारणों में कहा है अति चिंतनम, जो हम ज़्यादा सोचते हैं। जैसे सर ने कहा कि सोचना स्ट्रेस ज़रूरी है, पर जब आप एक प्रोलॉन्ग्ड स्टेज में जाते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है डी स्ट्रेस। जब ये डी स्ट्रेस की कंडीशन आती है, अति चिंतनम, तो वो हानिकारक है। इसके अलावा मनोव स्रोतो दुष्टि, उसके जो मतलब कि चैनल ऑफ दी जो माइंड है, वहाँ पे सालों पहले भी कहा गया कि हृदयोपघात इसकी दुष्टि से होता है, जो कि हम आज भी देखते हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन से कार्डियक अरेस्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यही है कि आजकल एक तरह से ये एक सर्कल है, आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं तो शारीरिक बीमारियां हो रही हैं, शारीरिक बीमारियां भी हो रही हैं, या आपको मान लीजिए मेंटल कोई डिसऑर्डर हो रहा है, उससे भी आप और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर समझना होगा हमें और गहराई से कि और क्या उपाय हैं, और ख़ास तौर से जो परिवार वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, वो किस तरह से किसी भी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सौम्या भारद्वाज ने हमें कॉल किया है बिहार से। सौम्या, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो मैम जी। दरअसल मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और यूपीएससी के लिए तैयारी करता हूँ। तो मुझे स्पेशलिस्ट से ये जानना है कि हमें कितनी मिनिमम कितना हमें तैयारी एक्सरसाइज करना चाहिए अपने आप को, मतलब एज ए स्टूडेंट हमें कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, और खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? ठीक है सौम्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप कार्यक्रम में बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन डॉक्टर अशोक शर्मा, इससे पहले पंकज सिंह, जिनकी उम्र 68 साल है, उन्होंने हमें कॉल किया था जी। और एक तरह से हम देखें तो घरेलू कलह की बात कर लें या फिर प्रियजनों से दूरी की बात कर लें, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, एक तो वो बीमार हैं और 8 साल उनको रिटायर हुए हो गए हैं, और साथ में जो जीवन साथी है वो भी दूसरी तरफ चले गई हैं। तो उनके लिए तो स्ट्रेस हर फील्ड पर है, बिकॉज आफ्टर ए सर्टेन एज आपकी जो एक लिमिट होती है तनाव को बर्दाश्त करने की, वो आपके शरीर में भी उतनी क्षमता नहीं रहती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जब ओपनिंग बैट्समैन आता है तो उसके ऊपर इतना तनाव नहीं होता जितना कि बाद में आने वाले बैट्समैन के ऊपर होता है, जिसकी बैटिंग की क्षमता कम होती है। अब यहाँ पे जो पंकज सिंह सर हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी मिसेज जो हैं वो दूसरी तरफ भी चली गई हैं, तो यहाँ पर इनको एक अच्छे डॉक्टर की या एक अच्छी सलाह की बहुत ज़रूरत है, और एक रेगुलर बेस पे है, क्योंकि ये उस चीज़ से अपने खान पान, स्वास्थ्य, इनकी हर चीज़ सफ़र करती जा रही है। तो एक तो इनको दुख बहुत है, एक इनकी जो डिसएसोसिएटिव एंग्जाइटीज़ हैं, और इनको तीसरी बात है उम्र के किस पड़ाव पर ये खड़े हुए हैं, वहाँ पर इनको कितना सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। कुछ तो इनके ऊपर उम्र का तनाव और उसके ऊपर विछोह का तनाव, तो उस चीज़ के लिए इनको डेफिनेटली कुछ दवाओं की और कुछ एक अच्छी कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि एक सामंजस्य ये बिठा पाएंगे, क्योंकि ये जिस दौर से गुजर रहे हैं उस तनाव का इनके शरीर पर फर्दर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना आ जाए। तो मेरी पंकज सिंह जी को यही सलाह है कि आप और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, अपनी एज ग्रुप के लोगों से मिलिए, अपने दायरे को बढ़ा दीजिए, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा दीजिए। आप औरों के बच्चों में अपने बच्चे को देखिए। आप जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, आप उस प्रोफेशन से आपने बहुत कुछ लिया, और आज इस उम्र के पड़ाव पर आप उस प्रोफेशन से समाज को क्या दे सकते हैं,
तो आप एक अपने को एक समाज का एक हिस्सा समझने लगेंगे, आपकी कुछ इम्पोर्टेंस पता लगेगी, और ये जो तनाव आपके दिमाग पर चल रहा है वो काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा। देखिए, होता कुछ नहीं है, हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, तो नज़रें बदलिए, देखिए नज़ारा अपने आप बदलता है। तो हाउ यू आर परसीविंग दी थिंग्स, हाउ यू आर फीलिंग दी थिंग्स, क्या ख्याल आ रहा है, क्या एहसास आ रहा है, कहीं एहसास गुस्से वाला भी आता होगा, कहीं पे फीलिंग गुस्से वाली भी आती होगी, उस चीज़ को थोड़ा नीचे लाइए, क्योंकि वो आपके लिए और घातक हो सकती है। तो समाज में, अपने आसपास में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कीजिए अपनी। ठीक है। और डॉक्टर ऋषि, एक कमेंट ये भी था, आपने जैसे बोला कि एक्सरसाइज भी ज़रूर होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, और उसी से जुड़ा एक सवाल आया। आजकल क्योंकि छात्रों की बात करें या बच्चों की भी बात कर लें जो पढ़ाई से ज़्यादा संबंध रखते हैं, वो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कि हमें पढ़ना है, और ऐसे में जो न्यूट्रिशियस फूड है, चाहे उसकी बात करें या फिजिकल एक्टिविटी, कहीं दूर हो जाती है। तो क्या ये कोई पैमाना भी हो सकता है इसके लिए कि हमें कितना वर्कआउट करना है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी? ज़रूरी है उस पर चर्चा करना। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले ही स्टूडेंट्स, आजकल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है नेट का, फ़ोन्स का, गेमिंग का, ज़्यादातर वो क्योंकि स्क्रीन के आगे रहते हैं, तो वहाँ पर भी फिज़िकल एक्टिविटी और खान पान में बच्चों के इम्पैक्ट पड़ता है। तो ना तो वो एक रेगुलर मील ले पाते हैं, बहुत बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते, जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, और साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी तो चाहे वो पढ़ाई में हो या स्क्रीन पर हो, दोनों में ही उनकी कम हो रही है। तो उसमें बहुत ज़रूरी ये है ये जानना कि चलिए इस बात को सबसे पहले समझें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम अक्सर ये बातें करते हैं कि हमारे जो ब्रेन है, जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, सिंपल तरीके से हम समझें कि उनका एक ऑप्टिमम रिलीज़ और एक ऑप्टिमम बैलेंस जब ही बना रहता है जब हम फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी से एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं और जो हमारी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो यानी कि अगर लैक ऑफ एक्टिविटी होगी तो लो लेवल ऑफ एनर्जी होगी, और अगर हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो एनर्जी लेवल भी हमारा हाई रहेगा। अब है कि कितना करें, तो मिनिमम 1 घंटा रेकमेंडेड है सभी लोगों के लिए, 1 से 2 घंटा सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम लगातार 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं और फिर हमने दिन में बस 1-2 घंटा एक्सरसाइज करी, बाकी टाइम हमारा जो है वो बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो नहीं होना चाहिए। आप 1 घंटा अच्छे से हैवी एक्सरसाइज करो, जिम करो, एरोबिक्स करो, कुछ योगा करो, व्हाटएवर, वॉक, ब्रिस्क वॉक करो, लेकिन अपने पढ़ने के बीच में हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में छोटे छोटे से ब्रेक्स रखो। आप 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल एक पोजीशन पर बैठना बिल्कुल अलाउड नहीं है, चाहे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या स्कूल में, कॉलेज में। तो छोटे छोटे से चाहे आप सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, तो उससे थोड़ा सा मतलब फिजिकली अपने आप को दिन भर हमें एक्टिव रखने की ज़रूरत है। ऑफिस में भी बैठकर अगर हम काम कर रहे हैं, बैठे बैठे बहुत देर तक हम एक ही पोस्चर पर बैठे हैं, जैसे हमारे प्रोफेशन में होता है, हमें घंटों घंटों बैठना पड़ता है, बट उसके बीच में छोटा सा भी मौका मिल रहा है, एक कॉल ही रिसीव करनी है, तो क्यों ना हम उठ के थोड़ा सा टहलकर अपने रूम में बात कर लें, या जहाँ पर पॉसिबल हो हम चल कर चले जाएं, लिफ्ट का। तो इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, और 1 से 2 घंटे का वर्कआउट आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर प्लान करें। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा है आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। शंभू झा जी ने कॉल किया है बिहार से हमें। शंभू जी, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ, हमको जो है ना 43 साल उम्र है हमारा जी, और रात को आधी रात को जो है नींद नहीं आता है, नींद का गोली लेकर के सोना पड़ता है। ठीक है और सोचने का रिवर्स आता है बार बार बात। अच्छा, आप ये नींद की गोलियां कब से ले रहे हैं शंभू जी? ये गैस का मेरे को तकलीफ था, तो गैस्ट्रो जो डॉक्टर है ना, नींद का गोली हमको लिख के दिए। ठीक है, कितना वक्त हो गया है गोलियां लेते हुए? ये जब तक गैस का प्रॉब्लम होता है, बाद में फिर पेट सही हो जाता है ना, तो नींद का दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, ठीक है शंभू जी, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर श्वेता माता, नींद से जुड़ी समस्या भी काफ़ी लोगों को, और जब कोई और शारीरिक समस्या जुड़ी है तो जाहिर तौर पर नींद पे भी असर पड़ेगा, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? नींद नहीं आती है और ज़्यादा सोचते भी रहते हैं, क्या खान पान के ज़रिए भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। जब बात स्पेसिफिक नींद को रिलेटेड आती है तो पहले तो हम 2 एस्पेक्ट देख सकते हैं, तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। बहुत सारे प्रिवेंटिव में आयुर्वेद में यह है कि आप अच्छे से योगा करें, जो योगा के अंदर एक मेडिटेशन भी होता है, ध्यान,
अगर आप ध्यान का अच्छे से सेवन करें, रोज के 15-20 मिनट अपने लिए खुद के लिए निकालें, तो वो आपके माइंड को पीसफुल रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप थेराप्यूटिक की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी पंचकर्म की थेरापियाँ भी हैं जिनसे आपको डीप रिलैक्सेशन आप फील कर सकते हैं, और इसके लिए आप अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, जिसमें शिरोधारा एक बहुत अच्छी थेरापी है। 45 मिनट्स तक वो की जाती है। किसी भी मेडिकेटेड ऑयल या फिर क्वाथ या तेल से वो धारा की जाती है 20 मिनट्स तक, और उसके बाद जब व्यक्ति जब डीप रिलैक्सेशन में उसमें स्लीप में भी चला ही जाता है, और जैसे ही थेरापी आफ्टर 40 मिनट्स के बाद ख़त्म होती है तो व्यक्ति वो अवेक हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी जटामांसी है या अश्वगंधा, यष्टि मधु, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से ले सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है मिलिंद ने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। मिलिंद, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बताइए। मिलिंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं संसद टीवी को बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक सेशन रखा है। थैंक यू, शुक्रिया। तो जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 2 साल से कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आर्मी में भर्ती होना था, डिफेंस में भर्ती होना था, और कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस भर्ती में भी भर्ती होना था, लेकिन स्टूडेंट्स को अभी प्रिपरेशन करने के लिए थ्योरेटिकल स्टडी और एज वेल एज फिजिकल स्टडी का सारा स्ट्रेस फील करना पड़ रहा है। सो एज अ योगा टीचर आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस एंड कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस कम हो? ठीक है, आप एक खुद योगा इंस्ट्रक्टर हैं मिलिंद? जी मैम। ठीक है, तो आप तमाम और उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लग रहा है फिजिकल एक्टिविटी को लेके तो आपको खुद भी काफी जानकारी होगी ही। डॉक्टर अशोक, ये सवाल अगर आप समझें, और कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसका स्ट्रेस भी साथ में, उसे कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, पिछले कोरोना काल में ये बात तो बहुत हुआ कि बहुत सी एक्टिविटीज़ पे लगाम लग गई, चाहते ना चाहते। अब जैसे कि ये बता रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे थे, तो पहली बात तो उनके लिए यही स्ट्रेस हो गया कि हमारे 2 साल निकल गए, उसको कैसे मैनेज करें। और ये खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखाते ही होंगे। उसके अलावा जो एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये तनाव जो होता है ना, ये तनाव हमारी हर चीज़ को असर डालता है। जैसे कि उन बच्चों की थिंकिंग किस तरह की है, उन लोगों की फीलिंग किस तरह की है, वो बच्चे किस तरह से उस सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं। अब कोपिंग स्टाइल जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है हमारा। पहली बात क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन है, तो आप उस सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए, जिसको हम लोग टास्क ओरिएंटेड कोपिंग कहते हैं, उस काम के ऊपर। जैसे अभी इनके बच्चों के एग्ज़ाम दोबारा से आने वाले हैं, तो फिज़िकल तो कीजिए, साथ में एक अच्छा सोच भी रखिए और एक अच्छे भाव भी रखिए, सो दैट आपका एक डिज़ायर्ड बिहेवियर आगे आता रहे। दूसरा ये है कि मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, जिनके ऊपर हमारी लगाम ही नहीं है, जैसे कि उम्र है, तो वहाँ पर उसके कारण जो एक भावनात्मक रूप से सामने जो एक फीलिंग्स आ रही हैं, उन फीलिंग्स के ऊपर को वर्क कीजिए, इसको हम इमोशन कोपिंग टेक्निक्स कहते हैं। तो यहाँ मैं इनको यही सलाह दूंगा कि उन बच्चों को एक तो बोलिए सबसे पहले सोना बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे की नींद ज़रूर लें, एक अच्छा खान पान अपना रखें। तीसरी बात यह है कि अपने को बैलेंस बहुत रखने की कोशिश कीजिए और एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक स्टडी ना करें। जैसे कि प्रोग्राम्स के बीच में देखिए कमर्शियल ब्रेक्स जो आते हैं, अब वो कमर्शियल ब्रेक बहुत छोटे होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत लंबे होते हैं तो भी हम बोर हो जाते हैं। तो अभी जैसे फिज़िकल एक्टिविटी की बात हो रही थी, तो कब कितनी कब लें, कितनी देर तक लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिक्रिएशनल कितनी देर में हो गए, हम कितनी देर दूर गए और दोबारा से अपने काम पे बैठने के लिए फिर से तैयार हो गए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली इनके स्टूडेंट्स और अच्छा करेंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर है नागेंद्र पांडे, जिन्होंने बिहार से कॉल किया है। नागेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। जी मैम, ये क्या, टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए। मैम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बात सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, ठीक है, मतलब एक बार में संतुष्टि नहीं होता, लगता है कि इसको 3-4 बार दिन भर में सोचते रहे, ऐसा लगता है कि बार बार सोचते रहे, संतुष्ट नहीं होते इस सवाल से, और टेंशन बना रहता है दिमाग में, काम नहीं होता है कभी। ठीक है नागेंद्र जी,
डॉक्टर ऋषि, क्या ये व्यक्ति का स्वभाव भी होता है? क्योंकि कुछ लोगों को हम देखते हैं वैसे भी, चाहे वो ऑफिस में हम 2-3 ऐसे लोग हमारे सामने होते हैं या परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं एक ही परिस्थिति के अंदर। तो क्या ये कुछ लोगों का स्वभाव भी है? क्या ये वंशानुगत है, हेरिडिटरी है? क्या कारण क्या है इसके पीछे? ये बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, ये हम लोग सब एक्सेप्ट भी करते हैं। तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति का सोचने का अंदाज अलग होता है। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हर इंसान की फीलिंग्स भी अलग होती हैं, इमोशंस भी अलग होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझना, जो एक तो आप ये पूछ रहे हैं, आपका सवाल है कि हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, दोनों का इक्वल रोल होता है। हमारे इन्वायरमेंट का भी बिल्कुल उतना ही रोल होता है जितने हमारे जेनेटिक्स का होता है, कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में हमारी सोच रखें, कैसे हम बिहेव करें। पर एक परिवार में अगर किसी की ज़्यादा आदत है ज़्यादा सोचने की, और ज़्यादा वो प्रभावित होता है अपनी सोच से, और उसका इम्पैक्ट उसके कामकाज पे भी पड़ रहा है, और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसा देखा गया है, बहुत सारे हमारे पास भी केसेस आते हैं जहाँ पर फैमिली में कोई एक सदस्य के कारण बाकी सब सदस्य पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव है, हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव करना। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार हमारे चाइल्डहुड में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो बहुत निगलेक्ट हुआ है, या किसी तरह का अब्यूज़ हुआ है, बहुत ही स्ट्रेसफुल हमारा चाइल्डहुड रहता है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी एडल्ट लाइफ में देखने को मिलता है कि हम जल्दी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस थोड़ा पुअर होता है, हम अच्छे से कोप नहीं कर पाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारी रोज़ की दिनचर्या पर भी पड़ता है। तो अगर लगे कि उसकी नेगेटिव सोच की वजह से, आप चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य है या आपके समाज का कोई सदस्य है, वो इतना नेगेटिव है और उसकी नेगेटिव सोच का इम्पैक्ट उस पर इस तरह से पड़ रहा है कि उसका जो जीवन शैली है वो भी अफेक्ट हो रही है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई लिखाई अफेक्ट हो रही है, जॉब में है तो उनका कामकाज अफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये बात को समझना कि आप जितना जल्दी हो सके किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लीजिए। किसी फिजिशियन से भी जाकर डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा गाइड कर देंगे, बट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आप हेल्प लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है या आपको कोई डिसऑर्डर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हल्की फुल्की कई बार हमारे सब सिंड्रोमल लेवल पर भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ही हैं। हो सकता है बस सिर्फ एक, भाई मेरी पुअर कोपिंग है तो मैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊंगी, काउंसलिंग लूँगी, तो मेरी थोड़ी कोपिंग स्ट्रैटेजीज इंप्रूव हो जाएंगी। वो मुझे थोड़े टिप्स दे देंगे कि भाई कैसे अपनी कोपिंग को बेटर करना है, कैसे हमें अगर स्लीप के इश्यूज़ हैं तो कैसे स्लीप हाइजीन को इन्वॉल्व करना है अपनी ज़िंदगी में, कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई, अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू मिलता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम हेल्प लें, हम अपनी ज़रूरत समझें, और अगर कोई व्यक्ति ये ज़रूरत नहीं समझ रहा है तो समाज की, परिवार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि कितना ज़रूरी है किसी डॉक्टर से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्टेशन लेना, ताकि अपनी ज़िंदगी को हम एक साधारण आसानी के साथ जो है वो गुजार सकें, और बाकी के परिवार के सदस्यों पर भी उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बिल्कुल। 2 कॉलर और जुड़े हैं। भरत ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है और साथ ही आनंद बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पहले आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो मैडम। जी बताइए। मैडम, मेरा लड़का है 6 साल का, फर्स्ट में गया है अब जी। और नाम से मतलब बहुत होता है, और मतलब एक दिन पहले से ही बोलने लग जाता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कल परसों जाऊंगा। मतलब फर्स्ट में गया है इस साल। तो उसको मतलब बहुत, उसके लिए क्या करे मैडम? ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में ही भरत जी, ऐसा हाल फिलहाल ही हुआ है या शुरू से ही वो स्कूल जाने से कतरा? इसी साल शुरू पहली बार हुआ था, सोचा 1-2 महीने पर इस साल मतलब और दिमाग पर एक दिन पहले से ही ले लेता है। स्कूल से आते हैं, जब तक छोड़ के आते हैं, और उसके बाद फिर ठीक है भरत जी, आप बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। आनंद ने हमें कॉल किया है बिहार से। आनंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
आनंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो आप अपना प्रश्न कीजिए। ठीक है, आनंद का सवाल हम तक नहीं पहुंच पाया, आगे कोशिश करेंगे उनका सवाल लेने की। मैं भरत जी का जो सवाल है बच्चे के लिए उस पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर श्वेता माता, आपने मेडिटेशन को लेकर बात कही कि बहुत ज़रूरी है और फिजिकल एक्टिविटी को लेकर लगातार हम बात करें, लेकिन बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि मेडिटेशन कैसे करना, या समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि ध्यान लगाया जाए। कैसे शुरुआत की जा सकती है, इस दिशा में कैसे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी योगा को बहुत इनिशिएट किया है। अभी 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा गया, जो कि बहुत सफल रहा। हम देख रहे हैं ग्लोबली भी इसका एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑफिस में जो अभी बात हो रही थी कि जो हम लगातार 2 घंटे काम करने के बाद उठना जरूरी है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 5 मिनट का वाई ब्रेक यानी कि योगा ब्रेक, उसकी एक ऐप भी लॉन्च की है और उसका एक ब्रेक भी इनिशिएट किया है कि ऑफिसों में ये किया जाए। उस 5 मिनट के ब्रेक में उन्होंने कुछ आसन जैसे ताड़ासन है, अर्धचक्रासन और मेडिटेशन, भ्रामरी, बस इतना इंक्लूड किया है। और इसका मोटिव क्या है? तो डी स्ट्रेस, रीफ्रेश और रीओरिएंटेड, यानी कि हम रीफोकस, जो अपना काम कर रहे हैं वो और अच्छे से काम करें और हम डी स्ट्रेस हो जाएं और रिफ्रेशनेस के साथ काम करें इसके लिए। और जहाँ तक सिर्फ मेडिटेशन का सवाल है, तो आप शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, जो ओमकार का होता है। ओमकार के साथ आप चाहें तो साथ में म्यूजिक भी चला सकते हैं और म्यूजिक को फील करते हुए अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप और अच्छे से कर सकते हैं। और इसका एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल भी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जो 45 मिनट्स का होता है, जो कि बहुत ही आइडियल बनाया गया है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड है तो आप उसको अच्छे से फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि 45 मिनट्स का होता है। यानी मैं ये कहूँ कि ध्यान की तरफ जब हम जा रहे हैं, शुरुआत में तो ये होगा कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। बिल्कुल। तो शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। हाँ, छोड़नी नहीं है, और उसके बाद आप मेडिटेशन कर पाएंगे सही तरह से। डॉक्टर अशोक शर्मा, भरत जी का जो सवाल था वो 6 साल के बच्चे के लिए, तो क्या ये कोई स्ट्रेस से जुड़ा फैक्टर है? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और क्योंकि इसकी स्ट्रेस माँ बाप को भी होगी कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। एक्चुअली बच्चों में अभी जब दोबारा से स्कूलिंग शुरू हुई है कोविड इंटरवल के बाद में, तो ये व्यवहार अभी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है बच्चों के बीच में। एक डिसोसिएटिव, मतलब घर के साथ बच्चे का इतना एसोसिएशन हो गया था कि वो इस इन्वायरमेंट से दूसरे में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी स्कूल्स खुले हैं, थोड़ा इनको धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा बच्चे के साथ कोऑपरेट करें, हार्शनेस नहीं बरतनी कि आपको स्कूल जाना ही है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से बात कीजिए, उसके दोस्त बनिए, उसके साथ खेलिए, और उसको बार बार ये आप रीइंफोर्स मत कीजिए, याद मत दिलाइए कि आप स्कूल नहीं जाओगे तो ये नहीं होगा और जाओगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह से नहीं, एक सामंजस्य बनाइए, बड़ा धैर्य रखिए। मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स है या फ्यू वीक्स है, वो अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। और ये आप ही नहीं, बहुत से माता पिता इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो उसमें जूझने की ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, टॉक टू योर चाइल्ड, प्लेफुल विद द चाइल्ड। बच्चे को स्कूल के प्रति ज़्यादा जागरूक कीजिए, कुछ वो आए तो उसको और अच्छे से रिसीव कीजिए, ज़्यादा प्यार दीजिए, आपका बच्चा लाइन पे आ जाएगा। ठीक है जी, जी बताइए डॉक्टर। इसमें और एक थोड़ी सी चीज़ समझने की है कि कभी कभी स्कूल रिफ्यूज़ल एक साइकेट्रिक समस्या भी होती है। बड़ा बच्चों में बहुत कॉमन समस्या है, ये देखने को मिलता है। तो उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। आई थिंक जो सर ने बताया बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा पेरेंट्स को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कि स्कूल में वो कैब से जाते हैं, बस से जाते हैं तो कहीं कोई बुलिंग जैसी चीज़ तो नहीं हो रही है बस के अंदर। कैब से जा रहे हैं तो किसी तरह का कोई अब्यूज़ तो नहीं है। स्कूल में, घर पर, नौकर के मतलब घर में जो मेड सर्वेंट्स हैं उन पर थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, ड्राइवर्स हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें ना बचपन में एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं कि किसी भी तरह का, चाहे कोई इमोशनल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है या सेक्सुअल अब्यूज़ है, उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, जब बच्चे ये कहें कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तब हमको थोड़ा सा गहराई से भी समझने की कई बार ज़रूरत होती है। पैनिक नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ का, बट एक्सप्लोर सारे ऑप्शंस एक बार कर लेने में अच्छा रहता है। हाँ, तो भरत जी, डॉक्टर हमें यही बता रहे हैं कि एक बार आप ये भी कोशिश करें जानने की
कि ऐसा तो नहीं है कोई स्कूल में या स्कूल जाते वक्त आपके बच्चे को परेशान कर रहा हो और वो आपको ना बता पाए? हो सकता है कि उसके साथ जो बच्चे खेलते हैं या स्कूल जाते हैं उनसे बात करें, या फिर और जो लोग हैं स्कूल में और बच्चे से भी बात करें। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे को समझने की कोशिश करें कि क्या कारण है। बैठकर बात करने से ही समस्या हल हो जाती है। वो खुद बताएगा कि मैं क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता। बिल्कुल। एक और कॉलर आनंद हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। आनंद जी, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए मैम। हमारे को सबसे अधिक निगेटिविटी आता है जी। और हेजिटेट, मन में किसी से बात करने में बहुत हेजिटेट लगता है, उससे बात नहीं कर पाते हैं और निगेटिविटी अधिक, और सर और आंख मतलब पूरे टाइट हो जाता है। ठीक है आनंद जी, आपकी उम्र क्या है? 25-25। आप कब से ये समस्या है? हाल फिलहाल ज्यादा बढ़ी है या शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है आपका? नहीं मैम, ये कोविड से हो रहा है, मतलब 2021 से। ठीक है आनंद जी, मैं आयुर्वेद और साथ ही होम्योपैथी दोनों नजरिया आपके लिए समझूंगी। मैम जी बताइए। जब से मैं ये इंजेक्शन लिया हूँ कोविड का, उसके बाद से ये सब प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है आनंद जी, मैं भी साफ करूंगी और तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस बारे में आपको बताएंगे कि इसका मुझे नहीं लगता कोई भी कनेक्शन किसी तरह से कोविड का जो डोज है वैक्सीनेशन से लेना देना है। डॉक्टर अशोक, आप पहले बताएं। ये देखिए, सब एक का अपना एक मानसिक उपज है। ये क्या काम करते हैं, एक तो ये जानना चाहेंगे। ठीक है आनंद जी, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ मैम। यूपीएससी के स्टूडेंट है, ठीक है। यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, कुछ तैयारी कर रहे होंगे, जी। कुछ इस तरह की बात करेंगे तो टिमिडिटी जो इनके अंदर आ रही है, घबराहट जो इनके अंदर आ रही है, वो हो सकता है इनकी कुछ फ्यूचरिस्टिक एंग्जाइटीज़ भी हों जिस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, वो तो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने आया नहीं है कि भाई इस तरह की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तीसरी तरफ ये है कि आप कुछ योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ये भी आप वो कीजिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब आप बात करते हैं तो एकदम से आप अवेयर हो जाते हैं। तो अवेयरनेस में सबसे पहले आप ये सोचिए बैठ के कि मैं क्यों अवेयर हो जाता हूँ। क्या मैं उस बात के बारे में जानता नहीं हूँ, या मैं घर पे भी होता हूँ और बाहर भी होता हूँ? और यदि 2-3 जगह आप इस चीज़ को फील करते हैं तो आप डेफिनेटली किसी अच्छे मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, तभी आप ठीक से हो। और उसके ऊपर जो बात ये है कि क्या आपको नींद ठीक से आ रही है, क्या आप अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तनाव होता है ये अपने को कुछ इस तरह की स्थितियों में भी प्रकट करता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे नींद में ही दिक्कत आती है। बहुत से लोगों को नींद में दिक्कत क्या आती है कि उनको नींद आती ही देर में है, स्लीप ऑनसेट देर में होता है। उसके बाद यदि नींद देर में आई या आ भी गई तो किसी तरह टूटी फूटी नींद आती है, बीच में खुलती रहती है। और जो एक तीसरी स्थिति हो जाती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो इतना रिफ़्रेश फील नहीं करते हैं। तो लगभग मेरे को ये लग रहा है कि या तो ये ओवर स्टडीज़ कर रहे हैं या ओवर एंग्जाइटीज़ हैं, जिनको जाके अपने इश्यूज़ को ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए। शायद आपकी बातचीत से ही समस्या का हल हो जाए, और नहीं तो आपको कुछ दवाएं भी दे दी जाएंगी। ठीक है। और इसी का एक पॉइंट डॉक्टर ऋषि, जब इन्होंने ये बात कही कि पहले तो ये हम इनका मिथ दूर कर रहे हैं कि इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। सोशल एंग्जाइटी हमने कई लोगों में देखी है। क्या इसके पीछे क्या वजह है? लोगों से बात ना कर पाना, क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कोई उनके अंदर, या फिर जज करेंगे लोग हमें, ये वाली बात आ जाती है? तो इससे कैसे पार पाया जाए? कई लोगों में समस्या होती है। इनके केस में तो ये कहना मुश्किल है कि ये सोशल एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि अगर ये सोशल एंग्जाइटी की वजह से होगा तो ये शुरू से होगा, बचपन से होगा। बट इनकी बात से जहाँ तक अगर ये सुन पा रहे हैं तो हमको जो समझ, और ये करेक्ट करें अगर ये नहीं है तो, हमको लग रहा है इनको शायद इस वजह से कि ये इधर 1-2 साल से कोविड के बाद से थोड़े चिड़चिड़े रह रहे हैं। तो इनको लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम पसंद आ रहा है। एक होता है जब थोड़ा डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन में भी लोगों से थोड़ा कनेक्टेड उतना फील नहीं करते, तो उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। वो भी कारण हो सकता है। देखिए, फिर से अगर सोशल एंग्जाइटी की वजह से है, मतलब एंग्जाइटी की वजह से ये अगर इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेने की ज़रूरत है। काउंसलिंग के थ्रू आप वो अपनी एंग्जाइटीज़ को बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। 100% क्योरेबल है। और अगर ये ऐसा डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो भी कंसल्टेशन की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी पहले, विदाउट एनी कंसल्टेशन, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अगर ये पिछले 2 साल में इसके बाद ही इधर डेवलप हुआ है, तो स्ट्रेसर को पहचानने की ज़रूरत है। स्ट्रेस के कारण को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को बड़े अंडरलाइन कॉजेज़ होते हैं, नहीं पता चलता ज़िंदगी में कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। बस कहते हैं भाई मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो थोड़ा बैठें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना टाइम, अपने लिए टाइम निकालें, अपने को सोचें कि मुझे क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, मैं किस चीज़ से प्रभावित हो रहा हूँ, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको लिखें, फिर पॉसिबल क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आपके लिए ही। हो सकता है मैं, जैसे कि सभी हम लोग, सर ने भी बात की कि पढ़ाई लिखाई से मैं बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं परेशान हूँ, तो मैं और कैसे अपने पढ़ाई लिखाई के शेड्यूल को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले लूँ, मैं थोड़ा आउटिंग पर बीच में कभी चला जाऊँ, या मैं अपने रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालूँ। सिर्फ पढ़ना ही एक इलाज नहीं है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ दिन में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपनी उन हॉबीज़ को, उन एक्टिविटीज़ को भी देना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप उन चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट लीजिए। आई थिंक सबसे पहले स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करिए, फिर आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा ठीक करिए। अब देखिए मेरा लाइफस्टाइल ठीक है कि नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को ठीक करने के बाद भी आपको लगे कि आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या उसका प्रभाव काफ़ी आपकी पढ़ाई लिखाई पर, आपके मूड पे पड़ रहा है, तब फिर आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। बिल्कुल। ज्ञान दीक्षित ने दिल्ली से कॉल किया है, आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ज्ञान, बताइए आपका सवाल क्या है। ज्ञान दीक्षित, आप अपना सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर श्वेता माता, पूरी तरह से अगर मैं अब ट्रीटमेंट के उस पर आऊँ तो ज़्यादातर होता है कि आप एक मनोचिकित्सक को दिखाइए, ज़्यादातर ये बातें होती हैं। आयुर्वेद कितना सफल रहा है, अगर कोई भी मानसिक विकार की बात करें या तनाव को दूर करने में, कितने हद तक सफल रहता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि मानसिक के जो कॉग्निटिव फैक्टर हैं और जो डे टू डे लाइफ में हमें स्ट्रेस आता है उनसे सामना करने के लिए उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं, जिसमें बहुत सारी प्रिपरेशन भी हैं। कल्याण घृत, ब्राह्मी रसायन, शंख पुष्पी के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, पर यह है कि ये आप प्रॉपर चिकित्सक से ही ले सकते हैं। और कितना समय लग जाता है इसमें? वो पेशेंट टू पेशेंट वेराई करेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे पेशेंट की कितनी क्रॉनिसिटी है और उसको क्या परेशानी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हमारे आयुर्वेद में आचार रसायन, जो काउंसलिंग है मॉडर्न में, एक आचार रसायन भी है जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है। जैसे जो हमारे दर्शक है वो कह रहे थे कि हम नेगेटिव हो रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा है कि शेयर योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को शेयर करिए, बात कीजिए। बिल्कुल। जैसे वो बच्चे की दिक्कत थी, तो बच्चे का ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी के लिए आप इन्वॉल्व करें। इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, हम देखेंगे अधिकतर बच्चे मोबाइल और टीवी के पीछे आजकल ज़्यादा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए उनको सलाह दें। और जहाँ तक हमारी दुनिया है तो सिर्फ मोबाइल के जो दायरों में, टेक्नोलॉजी का हमें सही यूज़ करें। हर तरह से नॉलेज आ रहा है, लेकिन और वो क्या करे, उससे हमें सिर्फ स्ट्रेस ही मिल रहा है। जैसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो बड़ी बड़ी फाइलें लेकर आते हैं कि अरे मुझे ये मेरा ये बढ़ा हुआ है, मेरा ये घटा हुआ है। जब हम वो पेशेंट से सवाल करते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, तो कहते हैं मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, पर मेरा जो कोलेस्ट्रॉल इसमें 200 वो बोल्ड लिखा हुआ है 201 है। तो इतने छोटे मोटे जो अक्षरों का जो पैरामीटर्स का है उसको ध्यान में न लेके अपने आप को खुद असेस करें, क्या मैं फिजिकली फिट हूँ? तो इतने सारे रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम इंश्योरेंस कंपनियां और जितना भी हम ज़्यादा इंश्योरेंस का फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट्स करवा रहे हैं पेशेंट। जब तक पेशेंट को सच में ज़रूरत नहीं है तब तक वो रिपोर्ट्स इतना फ्रिक्वेंटली न कराएं। ठीक है, यानी आपने सही कहा कि बच्चे के मामले में हो सकता है बच्चे को ये लगे कि घर में मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है, स्कूल जाऊंगा तो नहीं मिलेगा, हो सकता है। और तमाम चीज़ें हैं कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल रही है, लेकिन उसमें से कितनी आपके काम की है, कितनी नहीं, कितनी सही है, कितनी गलत है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, तो इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना ही सही होगा। ज्ञान दीक्षित दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान दीक्षित, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। हेलो जी, बताइए, सवाल पूछिए। यस मैम, यस मैम। जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में प्रश्न कीजिए। ठीक है मैम। जी मैम, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी है 13-14 साल उसकी एज है, तो उसका पिछले 1 साल से बिहेवियर काफी चेंज हो रखा है। बहुत चिड़चिड़ी से रहती है, पढ़ाई में उसका मन सबसे बहुत कम हो गया है,
और शेयर नहीं करती बातें। मुझे ही पूछना होता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टडी कैसे चल रही है। और पिछले मतलब लास्ट एग्जाम में उसके मार्क्स बहुत कम आए हैं, मैथ सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। तो कुछ शेयर नहीं करती, कुछ बताती नहीं है। ठीक है, और ये अभी हाल फिलहाल ही हो रहा है, पहले सब ठीक हाँ, था? मतलब ये लास्ट 1 ईयर में मैंने ऑब्जर्व किया है। लास्ट 1 ईयर में बिहेवियर में एकदम से चेंज आया है। उसके पहले ऐसा नहीं था, बहुत चीयरफुल रहती थी, सब बताती थी अच्छे से। ठीक है ज्ञान दीक्षित, आप कार्यक्रम में बने रहिए। अभी आपका सवाल हम लेते हैं। जतिन ने हमें हरियाणा से कॉल किया है। जतिन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए आपका प्रश्न क्या है? जतिन ने हमें हरियाणा से कॉल किया है। टीवी की आवाज कम कर दीजिए, एक बार में प्रश्न कीजिए। हेलो, बताइए, सवाल बताइए। मैम, जिस तरह से आजकल की लाइफस्टाइल है, हम इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, काफी सारी तैयारी करते हैं, मतलब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ज्यादातर रहती नहीं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो अपना फिलोसफी का ग्रोथ है या फिर अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए? ठीक है जतिन, आपके सवाल का भी हम जवाब लेते हैं। एक और कॉलर हैं, सुरभि ने हमें कॉल किया है। सुरभि, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? साहब, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक और एंजाइटी अटैक्स आते हैं एंड रात को नींद आने में बहुत दिक्कत होती है, और अगर आती भी है नींद तो बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं बैक टू बैक, बिकॉज ऑफ वीक, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। व्हाट इज द रीजन टू स्टॉप दिस? लाइक व्हाट कैन आई डू टू स्टॉप हैविंग एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स? सुरभि, इट इज बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड इट हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से आप बता रही हैं। आपने अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है, कुछ सलाह ली है आपने किसी से? हाँ, मुझे डिप्रेशन का बताया गया था। मैंने डिप्रेसिव पिल्स भी ली है थोड़े टाइम तक, बट उससे मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई थी, मुझे मसल जॉइंट पेन होता था। ठीक है, सुरभि, आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। 26। ठीक है सुरभि, आप कार्यक्रम में बने रहिए। सुरभि से और कुछ तो जानना नहीं चाहते आप लोग? ठीक है, मैं सुरभि के सवाल पे आऊँगी। पहले एक एक करके सवाल लेते हैं, और 3 सवाल हमारे पास आए हैं। कहीं ना कहीं पहले चलिए सुरभि का सवाल लेते हैं। 26 साल की उम्र और इन्हें पता है कि एंग्जाइटी अटैक्स इनको आते हैं, डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन दवा जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है। पहले तो डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाना चाहूँगी, और क्या एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ होम्योपैथी को भी हम जारी रख सकते हैं? देखिए, ये जो तनाव होता है, यहाँ हम 2 बातें कर रहे हैं, इसमें मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। मतलब तनाव तो है, लेकिन अब मैं तनावग्रस्त हो गया हूँ, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इनको कुछ एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कुछ डायग्नोसिस इस तरह किया गया, और ये कुछ एंटी एंग्जाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं। तो एलोपैथी के अंदर नो डाउट बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन उन दवाओं की ड्रग डिपेंडेंसी बहुत हो जाती है। जैसे कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं, तो वो पर्सन की जो उसकी परफॉर्मेंस है, डे टू डे परफॉर्मेंस है, उसको थोड़ा सा डल करती हैं कि वो सिचुएशन से अवेयरनेस कम हो जाए। तो डेफिनेटली वो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाएं दोनों ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की ये बात कर रही हैं, उसमें मुझे लगता है इनको किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को और थोड़ा वाइडली डिस्कस करें, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट डिसाइड करें अपना। क्योंकि देखिए, तनाव के अंदर कई चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमको लगता है कि हम साइकोलॉजिकल तनाव का मतलब हम हमेशा मानसिक तनाव की तरफ चले जाते हैं। मानसिक तनाव के अंदर भी जो आपका इमोशनल लेडन स्ट्रेस होता है, जो हम स्ट्रेसर्स की बात कर रहे हैं, बॉडी का एक सिस्टम है उस तनाव से लड़ने का। एक होता है कि एकदम से हम किसी चीज़ से लड़ते हैं, एक चीज़ से है कि हम उससे धीरे 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 लड़ रहे होते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी को क्या कमांड दे रहे हैं, हम उससे क्या चाह रहे हैं कि बॉडी आप एक्यूट को मैनेज कीजिए या क्रॉनिक को मैनेज कीजिए। तो सबसे पहले जब इमोशनली लेडन हम डिस्टर्ब होती हैं, जैसे लग रही हैं मेरे को इनसे बात करके, तो साइको न्यूरो इम्यूनो, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हैं तो अब न्यूरोलॉजिकली आपने इनिशिएट कर दिया प्रोसीजर, बॉडी की कोई गलती नहीं है, और उस प्रोसीजर्स को हेल्प करने के लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम भी, जैसे कि घर है उसका दरवाजा, बोल्ट सब कमज़ोर हो गए हैं, अब बीमारी कहाँ से घर कर जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली शी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है डॉक्टर अशोक, इसलिए आपको रोक रही हूँ। डॉक्टर ऋषि, 13-14 साल की बच्ची को लेकर जो सवाल आया था, और मुझे लगता है कि ये जो उम्र है, इस समय बहुत बदलाव हम बच्चों में देखने को हमें मिलते हैं। वो कुछ शेयर भी नहीं करते, चीज़ें छुपाते हैं, तो इससे स्ट्रेस एक तरफ बच्चों को भी, एक तरफ पेरेंट्स को भी है। तो क्या किया जाए? बहुत संक्षेप में अगर बस संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिस तरह से बात करना चाहें, ये समझने की कोशिश करें कि कौन से वक्त बच्चे जो है वो बात करने में कंफर्टेबल होते हैं। बच्चा खेलने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है,
उस टाइम बात ना कर कर एक अप्रोप्रिएट टाइम चुने दिन का, लेकिन आधा घंटा कम से कम अपने बच्चे को ज़रूर दें, क्वालिटेटिव टॉक करें। जैसा कि मैडम बता रही हैं कि ये तेज़ी से रैपिड चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, हर तरह के चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, इमोशनल, सोशल, सभी चेंजेस क्योंकि होते हैं, तो बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इस फेज से गुजरने के लिए। एक ट्रांजिटरी पीरियड है, ये ट्रांजिशन है टुवर्ड्स दी एडल्टहुड। तो वहाँ पर बड़ों की हेल्प की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप ना हो, बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू समझें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो ना सॉल्व कर पाएँ तो दूसरे की सलाह लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें, बट समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और डॉक्टर श्वेता माता, इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो बिगड़ता है वो होता है नियमित दिनचर्या। आप उसका पालन नहीं करते, तो वो कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लाइफ में आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हम देखेंगे तो परिवार में इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जो किसी अच्छे काम में, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में जुड़े हुए होते हैं या अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अधिकतर लोगों को अपने परिवार में इसमें जुड़ना चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक आचार और सात्विक विचार। सात्विक का मतलब यहाँ पे लेना है कि जो फ्रेश बना हुआ हो, जो हमारे माइंड को काम करे, पीसफुल करे और हमें हैप्पीनेस दे, इस तरह के आहार का सेवन करें। और सबसे अंतिम में ये कहना चाहूँगी कि हम शारीरिक सुंदरता के पीछे जितना भाग रहे हैं, इतना ही अगर हम हमारी मानसिक सुंदरता के पीछे भागें, यानी कि हमें अपनी पॉजिटिविटी की तरफ अपने थॉट्स करें, तो अपने आप हमें शारीरिक सुंदरता मिलेगी। बिल्कुल, और पॉजिटिविटी की तरफ थॉट्स करें और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो कंपेयर करने की आजकल एक होड़ सी मची हुई है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने आप को स्ट्रेस देने के लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बुरा होगा। और इसी के साथ समय क्योंकि यही पूरा हो गया है। डॉक्टर ऋषि आपका, डॉक्टर अशोक शर्मा आपका, डॉक्टर श्वेता माता, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इंसान की, हर व्यक्ति की हालत एक तरह से मशीन जैसी हो गई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और हर दिन हम अपनी हसरतों के पीछे भाग रहे हैं और हर रात दिन अपनी कोशिशों के लिए नाकाम होने का मलाल भी कर रहे हैं। और इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते शायद किसी ने नहीं देखा। यूं भागती दौड़ती फिरती है, हमने ठहरते नहीं देखा। तो जिंदगी को तो एक तरह से भागती ही रहेगी, लेकिन थोड़ा मन को स्थिर करिए, अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान दीजिए, शांत रखिए इसे और बेवजह के तनाव से दूर रहिए और अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल मस्त। अगले अंक में हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी की। तो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में हो वो हमारे साथ साझा कीजिए। अगले अंक में हम बात करेंगे इसी पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।